आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 54 की सीरीज़, जिसमें हमारा सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 54 इटसेल्फ। एंड वैसे तो मैं क्लास शुरू करने से पहले एक प्रीव्यू दे देती हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बट चलो लेट्स नॉट वेस्ट मच ऑफ टाइम एंड एक बार मैं आपको बता ही देती हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है। तो हमने सबसे पहले देखा था चार्जिंग सेक्शन, उसके बाद से हमने देखा था कि ट्रांसफ़र का डेफिनेशन देखा था, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन देखा था, हमने देखा था कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं चार्जिंग सेक्शन के, हमने देखा था प्रोवाइज़ो हैं कुछ चार्जिंग सेक्शन के, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट देखा था, हमने बेसिस देखा था कि किस बेसिस पे एक एसेट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है डिटरमाइन होता है। कुछ हमने शॉर्ट केसेस भी देखे थे। मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ही एक लाइन दो लाइन में समराइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ इस नोट्स में केसेस को या फिर सर्कुलर्स को। और हमारी जो कहानी है इसके पिछले सेक्शन में, वो हमारी कहानी कुछ ऐसे ख़त्म हुई थी। सेक्शन 47 हमने देखा था, यस। तो लास्ट क्लास में हमने अपना सेक्शन 47 ख़त्म किया था। तो अभी तक हम इतनी सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब आज हम क्या देखने वाले हैं, आज से हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 54 वाली सीरीज़, जिसमें आपके पास सबसे जो पहला सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन 54 इटसेल्फ, जो बोलता है कि ये सेक्शन 54 का जो बेनिफिट है। अच्छा, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगी, वेर एवर नीडेड आई विल रीड, बट पहले इसका पूरे सेक्शन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद से हम देखेंगे, जहाँ पे भी ज़रूरत होगा वहाँ पे पढ़ेंगे। सेक्शन 54 बोलता है, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या अगर आप एक एचयूएफ हैं, ओके, एंड अगर आपके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग थी, आपने इस लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर दिया, ओके। अब आपने सेल किया तो आपको कैपिटल गेन हुआ होगा। सपोज़ कि मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन जो था वो मेरा 20 लाख रुपीज़ था, सपोज़, ओके, एंड मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो 10 लाख रुपए था। अब मेरे पास 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया। अभी हम कुछ इंडेक्सेशन वगैरह का बेनिफिट नहीं देख रहे हैं, हम एक बहुत ही नॉर्मल सा केस बना करके देख रहे हैं कि सेक्शन आपको कहना क्या चाहता है। तो हमारे पास 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया। अब सेक्शन हमें बोलता है कि अगर इस कैपिटल गेन को यूटिलाइज़ करके अगर हम एक न्यू एसेट परचेज़ कर लेते हैं। अब न्यू एसेट परचेज़ करते हैं और इस एसेट का सपोज़ करो कि अगर कॉस्ट 15 लाख रुपए है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए जो है हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आगे सेक्शन इसमें बात करता है इसके टाइम लिमिट की, कि हम कब से कब तक इस नए एसेट को परचेज़ कर सकते हैं। इसके बारे में बोलता है कि सेल करने से 1 ईयर बिफोर, 1 ईयर प्रायर टू सेल, या फिर देख लेती हूँ मैं, 1 ईयर प्रायर टू, इस सेल से 1 ईयर पहले, या फिर आपने 2 साल के अंदर परचेज़ कर लिया हो। जैसे मान लो कि अगर आपने ये एसेट बेचा 30 जून 23 को, तो 2 साल के अंदर का मतलब हो गया 24 एंड देन 25, मतलब 29 जून 25 तक आपने इस एसेट को परचेज़ कर लिया हो। और अगर आप इस एसेट का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो 3 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, 3 साल के अंदर आपने इस एसेट का कंस्ट्रक्शन करवा लिया हो। 3 साल जब मैंने कहा तो 24-25 अब आ जाएगा ईयर आपका 26, तो 29 जून 26 तक आपने इस एसेट का कंस्ट्रक्शन करवा लिया हो। ये आपका शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो ये सेक्शन आपका इतनी सारी प्रोविज़न्स, इतनी सारी चीज़ों की बात करता है। इसके साथ साथ ये सेक्शन ये भी बोलता है, जैसे मान लो कि जो मेरे साथ ये चीज़ हुई, मैंने यहाँ पे 30 जून 23 ये डेट लिया है, तो ये आपका कौन सा FY हो गया, 23-24, ओके। अब 23-24 मेरा FY हो गया, तो 23-24 में मेरे पास सेल हुआ। अब सेल हुआ और मेरा 10 लाख का, देखो जैसे ये 23-24 है, इस ईयर का जब मैं रिटर्न ऑफ इनकम भर रहा हूँगा तो मेरा कैपिटल गेन जो है ये यहाँ पे 10 लाख रुपए आ रहा होगा। अब इसे मेरा जो कैपिटल गेन का जो एग्जेम्पशन है वो भी यहाँ पे 10 लाख रुपए यहाँ पे हो जाएगा, इसी ईयर में हो जाएगा। बट हमें जो टाइम लिमिट है वो है 2 साल की टाइम लिमिट, वो है 3 साल की टाइम लिमिट। तो ये भी तो हो सकता है कि आज मैं बोल दूँ कि हाँ ठीक है, मैं एसेट कंस्ट्रक्ट करवाऊँगा या फिर मैं एसेट परचेज़ करूँगा, क्योंकि देखो अगर 1 ईयर बिफोर अगर मैंने ख़रीद लिया है तब तो ये सारे
मतलब केसेस होने का सवाल ही नहीं उठता। बट अगर मेरे पास जो 2 साल वाली और 3 साल वाली टाइम लिमिट है, अगर उसमें मैंने बोल दिया कि मैं 2 साल बाद ख़रीदूँगा, परचेज़ करूँगा, या 3 साल के अंदर जो है मैं इसका कंस्ट्रक्शन करवा लूँगा, मैंने बोलने को बोल दिया, अपना कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन ले लिया, बट मैं एक्चुअली करवा नहीं रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए बोलते हैं कि अगर आपने नहीं करवाया, सपोज़ करो कि अब यहाँ पे एक बाइंडिंग सिचुएशन सी बनती है कि बोलते हैं अगर आपने इस साल 23-24 में आप ख़रीदना चाहते हैं और 23-24 में आप नहीं ख़रीद पा रहे हैं, आप ये 24-25 में ख़रीदेंगे, बट आपको एग्जेम्पशन तो इसी साल में मिल रही है। तो हमारे पास एक और प्रोविज़न है जो बोलता है कि आपको इस 10 लाख के अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में सबमिट कर देना है, जमा करवा देना है। जिसका मतलब ये होगा, जैसे ही आपने इस स्कीम में जमा करवाया अपना पैसा, हम मानेंगे कि आप कंडीशन से कंप्लाई कर रहे हो, और मान लो मैक्सिमम आपको 3 साल का टाइम लिमिट है, ठीक, या तो आप 1 साल पहले ख़रीद लो, या फिर 2 साल के अंदर ख़रीद लो, या फिर 3 साल, तो मैक्सिमम आपके पास 3 साल का टाइम लिमिट है। तो गवर्नमेंट अब 3 साल का वेट करेगी और बोलेगी कि जिस दिन से आपने ट्रांसफ़र किया उसके 3 साल, उसके बाद 3 साल आ जाइए। हमारे केस में 30 जून 23 था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में फॉल करता था, और मैंने 3 साल का जो कंस्ट्रक्शन का टाइम लिया था वो मेरा था 29 जून 26, ईयर हमारा पड़ रहा था 2026। ओके, तो अब हमें गवर्नमेंट बोलेगी कि 3 साल के बाद अगर आप इस कंडीशन से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब आपने पैसे तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दिए हैं, बट आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया, आपने घर परचेज़ नहीं किया, तो क्या करेंगे कि अब इस फाइनेंशियल ईयर को डिसाइड करिए, ये कौन सा FY बनेगा? यह आपका बनेगा 26-27। तो आपका FY 26-27 में जो अमाउंट हमने पहले एग्जेम्प्ट किया था, वो आपका जो अमाउंट है इस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। अब इस ईयर में कैपिटल गेन 10 लाख रुपीज़ आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया, रीज़न बीइंग आपका जो आगे का सेक्शन आएगा ना, वो इसी मोस्टली यहाँ पे आपका बेस बन गया। अब 1 से 2 मिनट में आगे के सेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, तो एक बार मैं इसको और डिटेल में थोड़ा सा मैं इसको पढ़ भी देती हूँ, ताकि आपको कहीं पे कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे। और एक बार हमने इस सेक्शन को डिटेल में कर लिया, आगे का सेक्शन हम बहुत जल्दी कर लेंगे। प्रोविज़न मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या लिखा हुआ है इस सेक्शन में। एक बार हम वर्ड टू वर्ड नहीं, एक बार हम देख भी लेते हैं कि टेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कहीं हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है, और उसके बाद से हम आगे के सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये किसको किसको बेनिफिट अवेलेबल है। एक इंडिविजुअल और HUF को, एक इंडिविजुअल और HUF को ये बेनिफिट अवेलेबल है। दूसरा बोलते हैं कि अगर आपको ये कंडीशन अवेल करनी है, तो एग्जेम्पशन अवेल करनी है, तो आपको कुछ कंडीशन फुलफ़िल करने पड़ेंगे। उस कंडीशन में पहला कंडीशन है कि आपने एक रेसिडेंशियल हाउस सेल किया, और ये जो रेसिडेंशियल हाउस था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर मतलब ये रेसिडेंशियल हाउस है आपका, अगर इस हाउस से कोई इनकम भी आ रहा था, तो ये इनकम आपका हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज हो रहा था। सिंपल सी बात है। फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये जो एसेट होना चाहिए, ये जो आपका रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा नहीं कि आपने 2 साल पहले ख़रीदा और अगर आप बेच रहे हैं तो आपको अभी जो है बेनिफिट, इस एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। नो, दिस इज़ ओनली अवेलेबल व्हेन योर एसेट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मतलब जो आपका रेसिडेंशियल हाउस है वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, और इस एग्जेम्पशन को अवेल करने के लिए रेसिडेंशियल जो हाउस प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी शुड बी परचेज्ड विदिन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र से 1 साल पहले परचेज़ की जानी चाहिए। ट्रांसफ़र से 1 साल पहले, देखो आप सोचेंगे कि ट्रांसफ़र से 1 साल पहले तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो गवर्नमेंट हमें ये बेनिफिट कैसे दे रही है। हमारा जो टैक्सेशन का लॉ है वो ये चीज़ नहीं देखता कि आपने ये पैसे कहाँ से लाए, या हवाला के थ्रू ला रहे हैं, या फिर किसी और कोई इलीगल एक्टिविटी करके ला रहे हैं। नो, दैट इज़ नॉट आवर पर्पस हमारा ये है कि आपका जो भी इनकम हुआ हम उस पर टैक्स वसूल करें। ओके, यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो अगर आपने 1 साल पहले कोई एसेट परचेज़ कर लिया, हम उसके मोड ऑफ एक्विजिशन पे नहीं जाएंगे कि आपने ये एसेट कैसे परचेज़ किया। हम आपको सिर्फ एक बेनिफिट दे रहे हैं कि आपने 1 साल एसेट परचेज़ किया, और अगले साल अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे। या फिर 2 साल के अंदर परचेज़ किया है आपने, या तो 1 साल पहले, ट्रांसफ़र के 1 साल पहले, या फिर
ट्रांसफ़र के 2 साल के अंदर जो है आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज़ कर लिया हो, या फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो दैट कंस्ट्रक्शन इज़ विद इन 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के 3 साल के अंदर अंदर आपने कंस्ट्रक्शन भी करवा लिया है। अब एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे बोल रहे हैं, इफ़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़ देन एसएससी कैन परचेज 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। द ऑप्शन इज़ अवेलेबल वंस इन ए लाइफ टाइम। एक्चुअली ये देखो तो ये सेक्शन ना छोटे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रख करके बनाया गया था। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि एक मिडिल क्लास के लिए ये सेक्शन का एग्जाम्पशन है, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमें एक बेनिफिट दिया गया है, एडिशनल बेनिफिट जो मैंने अभी आपको बताया। पता है ये एडिशनल बेनिफिट क्या कहता है? ये कहता है कि सपोज़ करो एक हाउस है जिसको हमने सेल किया, और इस, जैसे मैं सेल बोलती हूँ like in a layman language, but okay, we will use now from today onwards transfer, क्योंकि ये हमारा टेक्निकल टर्म है। इस हाउस को अगर हमने ट्रांसफ़र किया तो अब होगा क्या, इस ट्रांसफ़र को सपोज़ करो मैंने 5 करोड़ रुपीज़ में ट्रांसफ़र किया, और जो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो 1 करोड़ रुपीज़ था। अब मेरा 3 करोड़ रुपीज़ का 4 करोड़ रुपए का मेरा कैपिटल गेन हो गया। 4 करोड़ रुपए का मेरा कैपिटल गेन हो गया। अब ये एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये एडिशनल बेनिफिट पता है कहाँ पे अवेलेबल है? अगर मैंने ट्रांसफ़र किया सपोज़ करो 4 करोड़ रुपए में, और मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 2 करोड़ रुपए का, और 2 करोड़ का मेरा कैपिटल गेन आ गया। तो ये ना, जैसे अगर आपको लगता होगा कि 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, बट इन अ मेट्रो सिटी ये 2 करोड़ भी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। एक घर जब आप बेचने या ख़रीदने जाते हैं तो एक घर होना ही, काफ़ी सारे लोगों को आप देखेंगे स्पेशली जो सैलरी क्लास पर्सन हैं उनके लिए, कि उनके पास सिर्फ एक ही घर है और किसी वजह से अपना वो एक घर भी बेचते हैं। अगर किसी सोसाइटी में उन्होंने घर ले रखा है तो कैपिटल गेन 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का आता है। तो एडिशनल बेनिफिट हमारा क्या बोल रहा है? 2 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन होना कोई आपको अल्ट्रा लग्जरी क्लास के पास नहीं आता कैपिटल गेन, ये बहुत ही छोटे मोटे लोगों के पास आता है। तो मैंने इसलिए कहा आपको कि ये जो सेक्शन है ये एक मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाया गया है, और ऑब्वियसली 2 करोड़ से नीचे तो काफ़ी सारे इंडिया में ऐसे लोग कवर हो जाएंगे जिनका एक हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने सेल किया और उसमें जो कैपिटल गेन आया वो आपका लेस देन 2 करोड़ रुपीज़ आया, लेस देन 2 करोड़ रुपीज़ है, ऐसा हो सकता है। तो बेनिफिट आपको क्या मिला हुआ है? बेनिफिट आपको ये मिला हुआ है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से नीचे है और अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, तो अभी तक आपको जो भी मैंने इस सेक्शन के बारे में बताया वो सेक्शन आपको यही बोलता है ना कि आपके पास एक घर था, वो आपने घर बेचा और आपने एक नया घर खरीद लिया। ओके, यहाँ पे ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपका 2 करोड़ से नीचे है कैपिटल गेन, लेस देन 2 करोड़ रुपीज़ है, तो आपके पास एक और बेनिफिट है, आप एक की जगह 2 घर खरीद सकते हैं। सेक्शन मतलब एक तरीके से ये चीज़ देखो तो आप एक घर को बेच करके 2 घर नहीं खरीद सकते। सेक्शन आपको इस चीज़ पे रोक लगा रहा है। सेक्शन आपको ये भी बोल रहा है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से नीचे है तो आप 2 घर खरीद सकते हैं। ये आपको हो गया एक एडिशनल बेनिफिट, बट ये भी बेनिफिट वंस इन अ लाइफ टाइम बेनिफिट है, आप इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। हर एक पर्सन के पास ये बेनिफिट है कि आप सिर्फ अपने जीवन में एक ही बार इस बेनिफिट को ले सकते हैं, कि एक बार आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने एक घर बेचा हो और उस घर को फिर आपने स्प्लिट किया हो या जैसे भी आपने उसके बाद 2 घर लिया हो, तो इस बेचे वाले घर पे जो भी कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। अंडरस्टूड माय पॉइंट? एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं क्योंकि मैंने आपको ये पॉइंट नहीं समझाया था। अब आई डोंट थिंक कि कोई पॉइंट ऐसा बचा होगा जिस पे हमने डिस्कशन ना किया हो। एक बार फिर से हम शुरू से देखते हैं। अब बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल या एचयूएफ है उसके लिए ये सेक्शन बनाया गया है, और कंडीशन बोला जा रहा है कि इस एग्जेम्पशन को अवेल करने के लिए आपको कुछ कंडीशन फुलफ़िल करने पड़ेंगे। पहला कंडीशन ये है कि आपने एक रेसिडेंशियल हाउस बेचा, और उसके बाद से मस्ट ये एक बात याद रखना कि जो आपने रेसिडेंशियल हाउस बेचा वो एक लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस बेचा, ना कि शॉर्ट टर्म। आप 2 साल में घर खरीद के उसको बेच नहीं रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी जिसको आप बेच रहे हैं, और बेचने के बाद से तीसरा कंडीशन आपको एक ये बताता है कि आपने एक घर ट्रांसफ़र से पहले या फिर ट्रांसफ़र के 2 साल के अंदर आपने एक घर खरीद लिया हो या फिर कंस्ट्रक्शन करवा लिया हो विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। उसके बाद से बात करता है एडिशनल बेनिफिट की, जो बोलता है अगर आपका कैपिटल गेन लेस देन 2 करोड़ रुपीज़ है, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़, देन एसएससी कैन परचेज 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। तो एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो 2 रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकता है।
मैंने आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम CGAS स्कीम के बारे में भी बताया कि अगर सपोज़ करो जैसे हमारे पास 2 साल 3 साल का टाइम लिमिट है, बट जिस साल हमने ट्रांसफ़र किया हमारा जो बेनिफिट है, जो एग्जेम्पशन है वो तो हम उसी साल अवेल करेंगे, बट गवर्नमेंट ये मेक श्योर करेगी ना कि जो पैसे हैं, जो कैपिटल गेन है, उसको हमने उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज़ किया जिस पर्पस के लिए ये कैपिटल गेन हमें मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दीजिए। तो हम ऐसे मानेंगे कि आपने इस पैसे को घर खरीदने में यूटिलाइज़ कर लिया है। और मैक्सिमम टाइम लिमिट है 3 साल, ठीक है। 3 साल कैसे है, क्योंकि 1 साल तो आपको बोला जा रहा है कि या तो ट्रांसफ़र से पहले, फिर बोला जा रहा है आपको 2 साल का टाइम लिमिट दिया गया है कि आपने विदिन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र परचेज कर लिया हो या फिर कंस्ट्रक्ट करा लिया हो विदिन 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र के 3 साल के बाद आपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा लिया हो। तो अगर इस टाइम लिमिट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम टाइम लिमिट हमारा 3 साल का आ रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर उस CGAS में आपने जो पैसे डिपॉजिट करवाए, अगर उसका यूटिलाइजेशन 3 साल तक नहीं हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, देन सच अमाउंट शैल बी टैक्सेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो एक्सपायरी की 3 साल के बाद वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब आगे बात करता है ये आपसे एग्जेम्पशन अमाउंट की, मतलब कि आपको एग्जेम्प्ट कितना अमाउंट होगा। इफ़ कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इज़ मोर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देन इंटायर कैपिटल गेन, जो कि मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में बताया कि अगर 15 लाख का मैंने नया घर खरीदा और मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो 10 लाख था, तो मेरा पूरा का पूरा 10 लाख जो है इंटायर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इफ़ कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इज़ लेस देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर सपोज़ करो कि मेरा जो न्यू रेसिडेंशियल हाउस था, एक बहुत रिलेट मत करना प्रैक्टिकल लाइफ से, मैंने एक रेसिडेंशियल हाउस सपोज़ करो कि 8 लाख रुपए का ख़रीदा और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 10 लाख रुपए का, देन एग्जेम्पशन विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस। तो इस केस में मेरा एग्जेम्पशन जो होगा वो 8 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब कि आपने जितने का भी न्यू हाउस खरीदा, अगर एक्सीड कर गया तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन, और अगर नहीं एक्सीड किया तो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस तक आपको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करा दिया जाएगा। आप इंटेंट समझ गए अगर सेक्शन का, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि सेक्शन कहना क्या चाहता है और ख़ुद से आप लॉ को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसफ़र बिफोर 3 ईयर, जो आपको बोलता है कि मैंने आपको बताया कि आपको नया घर खरीद लेना है। आपने ऑलरेडी एक हाउस प्रॉपर्टी था जिसको आपने सेल किया, एक नया हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया, बट इसके बारे में ये बोला जाता है जो आपने नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदा ना, उसको 3 साल तक आपको बेचना नहीं है। अगर आपने बेच दिया तो जिस ईयर में आपने बेचा, द न्यू हाउस परचेज शुड नॉट बी ट्रांसफर बिफोर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। एक्विजिशन से 3 साल तक आपको वेट करना है, उसके बाद ही आप बेच सकते हैं। और अगर आप बेचते हैं एंड इफ द हाउस हैज़ बीन ट्रांसफर बिफोर 3 ईयर, देन कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी रिड्यूस्ड बाय कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर। तो मान लो कि आपने जो न्यू हाउस खरीदा, मेरी बात को ध्यान देना, जो पुराना हाउस था उसका मैंने बोला था कि वो 20 लाख रुपए में आपने सेल किया। जो पुराना वाला घर था, जो सबसे पहला घर था, आपने इसको ख़रीदा था 10 लाख रुपए में, और 10 लाख आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया। क्योंकि आपने जो नया हाउस ख़रीदा था वो आपने 15 लाख रुपए में ख़रीदा था, तो क्योंकि ये 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपने ऑब्वियसली पूरा का पूरा कैपिटल गेन यूटिलाइज़ कर लिया, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आपने 3 साल के, वैसे तो लिमिट है कि आपको 3 साल तक इस घर को बेचना नहीं है, बट सपोज़ करो आपने विदिन 3 ईयर इस हाउस को सेल कर दिया ड्यू टू सम रीज़न, तो अब जो कैपिटल गेन आपको एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल होगा। अब देखो क्या होगा, ये जो आपका 10 लाख कैपिटल गेन आपको जो एग्जेम्प्ट हो गया था, ये 15 लाख में आपने नया घर खरीदा था, इस 15 लाख को आप आगे चल के 30 लाख में बेच रहे हैं, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा कितना, 30 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है आपका होना चाहिए 15 लाख रुपए, टैक्सेबल हो जाएगा। मैं अभी तक ये बोल रही थी क्योंकि मैं उस टाइम पे आपको एग्जैक्टली टैक्सेबल हो जाएगा का मतलब समझा नहीं पाती, रुक के मुझे ये पूरा प्रोविज़न समझाना पड़ता। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि उस टैक्सेबल हो जाएगा का मतलब क्या है। ठीक, आपने 30 लाख में इस 15 लाख वाले घर को इस 30 लाख में बेचा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 15 लाख रुपए, तो यहाँ पे 15 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन आ गया, अगर नॉर्मल प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो। बट यहाँ पे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख रुपीज़ नहीं होगा, ये 15 लाख रुपीज़ ना होके जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा आपके कैपिटल गेन जो कि पहले एग्जेम्प्ट हुआ है उससे। मतलब 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट हुआ है, तो 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख रुपीज़, मतलब
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका 30 लाख और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आपका 5 लाख रुपए निकल के आएगा ये वाला, और उसके बाद से आपको 25 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो जाएगा, आपको देना पड़ेगा। देखो तो बात सेम ही पड़ती है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आप 15 टैक्स कर रहे थे, अगर ये चीज़ नहीं लगती तो बस टैक्सेशन का अपना तरीका है, और आप चाहते तो 10 लाख रुपए अलग से टैक्स कर देते कि 15 लाख रुपए ये प्लस 10 लाख रुपए ये, 15, 10, 25 वैसे भी टैक्सेबल होता, और 25 लाख रुपए अब आपका यहाँ वैसे भी टैक्सेबल हो रहा है। तो अमाउंट पे कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अलग है। अब देखो, अब यहाँ पे आपका सेक्शन 54 ख़त्म हो गया, ठीक। अगर आपको ये सेक्शन, मैंने बहुत डिटेल में इस सेक्शन को समझाने की कोशिश की है, इतना डिटेल में आगे के सेक्शन को मैं नहीं समझाऊंगी। अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको आगे के सेक्शन बहुत जल्दी समझ में आने वाले हैं। अब आपके पास है सेक्शन 54B, ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। बेस आपको समझ में आ गया है। अब जो होता है ना, बेस के बाद से आपने नींव बना ली है, अब आपको बिल्डिंग जो तैयार करनी है वो बहुत जल्दी बन जाएगी और अच्छे से बन जाएगी। यहाँ पे भी बोलते हैं 54B में ये जो एग्जेम्पशन है ये भी एक इंडिविजुअल और एक HUF को मिला हुआ है। इसके लिए भी कंडीशन बताया गया है कि कंडीशन कौन कौन से हैं 54B के एग्जेम्पशन को अवेल करने के लिए। तो ये बोला गया है, देखो ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा ना कि 54B ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए। पूछो क्या? कि जो हमारा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होता है वो आपका कैपिटल एसेट के ही डेफिनेशन में नहीं आता, वो आउट ऑफ स्कोप है। तो इसके ट्रांसफ़र पे चाहे मुझे जितना भी कैपिटल गेन हुआ हो वो तो मेरा वैसे भी नहीं टैक्सेबल होने वाला, बट इसके जो अगर यहाँ पे हमें एग्जेम्पशन मिल रही है तो इसका मतलब ये ज़रूर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड पे मिल रही होगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। मतलब सेक्शन 54B जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए है, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि रूरल वाला तो आपके डेफिनेशन में ही नहीं है कैपिटल एसेट के। अब इसको कंडीशन है कुछ इस सेक्शन का, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको कुछ कंडीशन है जो कि फुलफ़िल करना पड़ेगा। पहला कंडीशन है कि आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, जो कि अब मैंने बोला अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, तो मैं ये भी तो इंश्योर करूँगा ना कि आपने, क्योंकि देखो जो एरिया जो भी आपका लैंड अर्बन एरिया में है तो ज़रूरी नहीं कि आप उस पर एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। आप हो सकता है आप उस पर कुछ भी और करवा रहे हैं, कोई किसी टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं। तो पहला कंडीशन तो गवर्नमेंट आपसे एग्रीकल्चरल लैंड होने का प्रूफ मांगेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो लैंड अगर आप बेच रहे हैं तो ईदर बाय यू और बाय योर पेरेंट्स, ये लैंड जो है आपका यूज़ होना चाहिए। किस चीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए? कि यूज़ होना चाहिए फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस 2 साल तक। जिस दिन आपने बेचा उसके पीछे 2 साल आ जाइए, और उस पीछे 2 साल तक मतलब मान लो 30 जून 23 को आप बेच रहे हैं तो यहाँ पे पीछे आपको 2 साल आना है, 22-21 मतलब 29 जून 21। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, इतने टाइम पीरियड तक आपका ये एग्रीकल्चरल लैंड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए, ईदर बाय यू और बाय योर पेरेंट्स, इंडिविजुअल और हिज पेरेंट और HUF फॉर 2 years immediately preceding the date of transfer. To avail exemption, the SHU should purchase another agricultural land, अर्बन और रूरल within 2 years from the date of transfer. और जैसे मैंने आपको 54 में बताया था कि वहाँ पे 1 year, 2 year, 3 year का जो टाइम लिमिट है, यहाँ पे सिर्फ 2 साल का टाइम लिमिट है। और बोला गया है कि इस लैंड को आपने बेचा तो आपने एक नया लैंड खरीद लिया, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड ही खरीदा, आपने एक नया लैंड खरीदा और ये आपने कहीं भी खरीद सकते हैं, चाहे रूरल एरिया में भी खरीद सकते हैं या अर्बन एरिया में भी खरीद सकते हैं। द बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। जब 2 साल की बात आई तभी आपको समझ जाना चाहिए कि 2 साल मतलब तो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, बिकॉज अदरवाइज 36 मंथ का टाइम पीरियड है हमारे पास इस एक एग्रीकल्चर लैंड को, या फिर एक बोलूँ तो मैं एक लैंड को लॉन्ग टर्म होने के लिए। तो लॉन्ग टर्म पर्पस और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट दोनों के लिए ही ये बेनिफिट अवेलेबल है, चाहे आपके पास ये लैंड 2 साल के लिए रहा हो या फिर 3 साल के लिए रहा हो या उससे ज़्यादा सालों के लिए रहा हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, दोनों ही केस में आपको ये बेनिफिट, एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। आगे वही है आपके पास कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, जैसे मैंने बताया कि 2 साल का बेनिफिट तो है, बट आपको एग्जेम्पशन तो उसी साल में अवेल करेंगे ना जिस ईयर में आपने ट्रांसफ़र किया। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि आपने उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल की हो। अगर आप नहीं खरीद पाते हैं, आप कहते हैं कि मैं खरीद तो लूँगा लेकिन आप नहीं खरीद पाते हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि फिर आप इस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवाओ।
2 साल का टाइम लिमिट है। अगर डू नॉट गेट यूटिलाइज, अगर 2 साल तक अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, तो ये अमाउंट जो है टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे कहा आपने इस लैंड को बेचा, 30 लाख में इस लैंड को बेच दिया और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 10 लाख, 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन आ गया। अगर आप नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं इस 20 लाख रुपए को, तो आपका ये कैपिटल गेन वहाँ पे अलग हाउस प्रॉपर्टी वाले में सेक्शन 54 में एक अलग ट्रीटमेंट है कि टैक्सेबल कैसे होगा। यहाँ पे आपका सीधे सीधे जिस ईयर में आपका जब 2 साल आपका ख़त्म हो रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में आपका सीधे सीधे 20 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जेम्पशन अमाउंट, इफ़ कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड, देखो एग्जेम्पशन अमाउंट वही है कि अगर न्यू एग्रीकल्चरल लैंड है, मान लो कि न्यू एग्रीकल्चरल लैंड 40 लाख रुपए का है और मेरे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था 20 लाख रुपए, तो अगर ये 40 लाख रुपए और ये 20 लाख रुपए है तो आपको पूरा का पूरा 20 लाख एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर न्यू एग्रीकल्चरल लैंड 10 लाख रुपए का है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 लाख रुपए का है, तो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड, वेरी सॉरी, तो आपका जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा वो आपका 10 लाख रुपए होगा। वही पीछे वाला इंटेंट है, आपने इंटेंट पकड़ लिया तो आप लॉ बनाइए फिर, ट्रांसफ़र बिफोर 3 ईयर्स। सेम है कि आपने एग्रीकल्चर लैंड जो खरीदा आपको 3 साल तक उसको बेचना नहीं है। अगर आप बेचते हैं तो वही चीज़ होगी, आपने अगर उसे बेच दिया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से इफ़ न्यू एग्रीकल्चर लैंड इज ट्रांसफर्ड बिफोर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन देन कॉस्ट ऑफ लैंड विल बी रिड्यूस बाय कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर इस 30 लाख वाली लैंड को जो मैंने चलो 40 लाख रुपए में जो ख़रीदा, अगर इस 40 लाख वाली लैंड को आगे चल के आप 50 में बेच देते हो, तो इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमने 20 लाख रुपए एग्जेम्प्ट किए हैं ना, ये 40 माइनस 20 ये 20 लाख रुपए टैक्सेबल जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। 40 को हमने 50 में बेचा, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा नॉर्मली 40 होना चाहिए, बट ये 40 ना होकर ये 20 हो जाएगा। देखो मैंने आपको बता दिया है दोनों ही केसेस में आपका कैपिटल गेन, अगर ये ऐसे घुमा के ना बोलते तो भी हमारा कैपिटल गेन वही आता, बट जो अवील करने का बेनिफिट है, जो अवील करने का एक तरीका है, वो आपको एक अलग वे में डिफ़ाइन किया गया है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस बेनिफिट को समझें, क्योंकि अल्टीमेटली देखो नंबर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट आपको जो मार्क्स है, एग्ज़ाम के मार्क्स है, वो आपको ये वे ही लेकर के आएगा। तो आप इस वे को समझ जाइए कि कैसे क्या हो रहा है। जैसे फिर से बता देती हूँ मैं आपको, 40 लाख का कैपिटल गेन था नया वाला, एक पुराना था जिसको हमने बेचा और नया वाला 40 लाख में ख़रीदा, फिर इसको हम बेच दे रहे हैं विद इन 3 ईयर 50 लाख में। तो आइडियली जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कितने का होना चाहिए, 40 लाख रुपए, बट बोल रहा है यहाँ पे लॉ कि 40 लाख हम आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं देंगे। 40 लाख में से आप माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, जो कैपिटल गेन आपको पहले हमने एग्जेम्प्ट किया था। तो कितना एग्जेम्प्ट किया था, 20 लाख रुपए आपने एग्जेम्प्ट किया था, तो 40 माइनस 20 लाख रुपए अब हम आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देंगे। तो यहाँ पे 40 ना होकर यहाँ हो जाएगा 20 और कैपिटल गेन हो जाएगा मेरा 30 लाख रुपए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। और आगे यहाँ पे ये बोलता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप पुराना वाला एग्रीकल्चरल लैंड बेच करके नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हैं, चाहे वो एक रूरल एरिया में हो या फिर एक अर्बन एरिया में हो। तो अगर आपने रूरल एरिया में ख़रीदा है और अगर आप उसको 3 साल के अंदर बेच दे रहे हैं तो कोई कैपिटल गेन का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो आपका एक कैपिटल एसेट ही नहीं है। देन देयर वुड बी नो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सच लैंड। तो उस ट्रांसफ़र पे कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ओके, लेट्स रैप अप हियर। मैं अब यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ क्लास को। आगे हमारे पास यस वी हैव सम सेक्शंस जिसका एग्जाम्शन हमें पढ़ना है, बट हम उसको अब अगली क्लास में देखेंगे। सो यस, थैंक यू so much for watching this class, and do not forget to subscribe and like, and I'll see you in my next class. Till then, you take care and keep smiling.